और इधर दूसरी तरफ चॉपर भटकते भटकते गिदात्सु के पास से निकलता है और यहाँ पर डिवाइन स्क्वाड का मेंबर गिदात्सु को बताता है कि चॉपर वही है, नीले समुद्र से आए हुए लोगों में से एक। चॉपर अपने सभी दोस्तों को ढूंढ रहा है, पर चॉपर को अंदाजा नहीं है कि गिदात्सु उन 4 पुजारियों में से एक ठीक इसके पीछे खड़ा है। चॉपर की मुलाकात गिदात्सु से होती है और उसे देखकर चॉपर बुरी तरह से डर जाता है। अच्छा तो तू ही है वो घुसपैठिया? हाँ, गिदात्सु बादलों के ऊपर किसी दलदल की तरह डूबना शुरू कर देता है। तुम तो डूब रहे हो। और गिदात्सु अपने पैरों में लगे मिल्की डायल्स का यूज करके हवा में उड़ जाता है। ये तो कमाल हो गया। लेकिन गिदात्सु हवा में जाने के बाद अपना स्वैम्प बर्गर नाम का एक अटैक यूज करता है, पर उसका निशाना खराब होने की वजह से वो बगल में खड़े एक डिवाइन स्क्वाड के मेंबर के ऊपर चला जाता है और उसकी गर्दन में जाकर वो अटैक अटक जाता है और इस बंदे को सांस आना बंद हो जाती है। ये देखकर चॉपर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे उस बादल में से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। ये देखकर डिवाइन स्क्वाड का मेंबर चॉपर का शुक्रिया अदा करता है और गिदात्सु से कहता है, गिदात्सु मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो दोनों मिलकर इसे हराते हैं। कितनी शर्मनाक बात है, अपने ही दुश्मन के हाथों बचाए जा रहे हो। और गिदात्सु एक जोरदार मुक्का मारता है डिवाइन स्क्वाड के मेंबर के ऊपर और दूर उड़ता हो जाता है और चट्टाने टूटने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये था गिदात्सु का जेट पंच। ये देखकर चॉपर घबरा जाता है और अपनी रंबल बॉल को निकाल कर खाने लगता है। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, अगर 3 मिनट में मैं यहाँ से नहीं भाग पाया तो इस बॉल का असर खत्म हो जाएगा और मैं भी इसके हाथों से मारा जाऊंगा। चॉपर रंबल बॉल को खाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन गिदात्सु हवा में उछलकर चॉपर पर हमला करता है। लेकिन चॉपर बहुत मुश्किल से इसके हमले को डॉज करता है और गिदात्सु फिर से अपना क्लाउड बर्गर नाम का एक अटैक यूज करता है, लेकिन चॉपर अपनी गार्ड पॉइंट का यूज करके उससे बच जाता है और गिदात्सु अपने मिल्की डाल का यूज करके नीचे आता है और चॉपर को एक जोरदार घूसा मार देता है और चॉपर बहुत ज्यादा जोर से नीचे जाकर गिरता है। और इस तरफ हम रॉबिन को देखते हैं जो कि जंगल में टूटे हुए खंडरों की जांच कर रही है और इसे पता लगता है कि ये टूटे हुए खंडर शांडोरा शहर के हैं, जो कि लगभग 1100 साल पुराना शहर है और लगभग 800 साल पहले टूटा होगा। पर तभी डिवाइन कमांडर यामा यहाँ पर आ जाता है, जो कि अभी अभी गेनबो को मारकर आ रहा है और आते ही रॉबिन पर हमला कर देता है, लेकिन रॉबिन बहुत आसानी से इससे बच जाती है और अगली बार ये बंदा डायरेक्ट ही खंडरों के ऊपर हमला करता है और खंडरों को बचाने के चक्कर में रॉबिन इसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से रॉबिन घायल हो जाती है। क्या तुम जानते हो इनकी कीमत क्या है? हाँ। और इधर चॉपर और गिदात्सु को देखते हैं। चॉपर बुरी तरह से घायल हो चुका है, लेकिन हंस रहा होता है क्योंकि इसे गिदात्सु का वीक पॉइंट पता चल चुका है। चॉपर खड़ा होता है और रेंगते हुए गिदात्सु के पैरों में जाकर गिर जाता है, उसके पैरों को पकड़ लेता है। ये देखकर गिदात्सु को गुस्सा आ जाता है और चॉपर को एक लात मारता है और दोबारा से अपना क्लाउड बर्गर चॉपर के ऊपर फेंकता है, जिसे डॉज करके चॉपर हवा में उड़ जाता है। अच्छा तो तुम भागने की फिराक में हो? हाँ। गिदात्सु भी हवा में उड़ने लगता है चॉपर को पकड़ने के लिए, लेकिन बीच आसमान में इसे पता चलता है कि उसके पैर का एक जूता गायब है, जिसके ऊपर मिल्की डायल लगा हुआ था और सिर्फ एक जूता होने की वजह से गिदात्सु हवा में बैलेंस नहीं बना पाता है। बहुत मुश्किल से चॉपर के पास पहुंचता है और उसे अपना एक जेट पंच मारता है, लेकिन चॉपर बहुत आसानी से इसे डॉज करके अपना क्रॉस ग्लोव्स नाम का एक अटैक यूज करता है और गिदात्सु को हरा देता है और गिदात्सु हवा में से नीचे आता है और अपने ही दलदल के अंदर डूबने लगता है और उसे हराने के बाद चॉपर पानी पीने लगता है। आखिरकार मैंने उसे हरा ही दिया। और इधर हम आइसिया को दिखते हैं, जो कि एक वीवर को चुराकर अपर यार्ड जा रही है, क्योंकि उसे राकी, वाइपर और सभी शानियंस की चिंता हो रही है। लेकिन तभी बीच रास्ते में ही इसका वीवर बिगड़ जाता है और तभी समुद्र में कोई और भी यहाँ पर आ जाता है और एक स्काई आइलैंड फिश इस पर हमला कर देती है और वीवर को बीच में से तोड़ देती है। लेकिन तभी पगाया और कॉनिस यहाँ पर आ जाते हैं और आइसा की जान बचा लेते हैं और कॉनिस को पता चलता है कि बच्ची एक शांडियन है। तू हट जा, मैं एक शांडियन हूँ और तुम घटिया स्काईपिया में रहने वाले लोग हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और लूफी एक गुफा के अंदर कैद हो चुका है और यहाँ पर इसे सोने का एक क्राउन मिलता है। और इधर हम एक शांडियन को देखते हैं जो कि बुरी तरह से हैरान हो जाता है जब इसकी नजर एनरू पर जाती है, जो कि खुलेआम जंगल के अंदर घूम रहा है और अचानक से ये बंदा अपने पीछे मुड़कर दिखता है और एनरू ठीक इसके पीछे होता है और उसके बाद एक बहुत खतरनाक धमाका हो जाता है। इधर यामा रॉबिन पर हमला करता है और यामा उन खंडरों को भी तोड़ने वाला होता है और उन्हें बचाने के लिए रॉबिन को इसका अटैक रोकना पड़ता है और रॉबिन यहाँ से भागने लगती है। यामा भी इसका पीछा करता है और रॉबिन जानबूझकर यामा को एक जगह पर लेकर आती है ताकि यामा खंडर पर बनी हुई आकृतियों को नुकसान ना पहुंचा पाए। यामा उछलकर रॉबिन पर हमला कर देता है, लेकिन रॉबिन अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके हवा में ही उसके दोनों पैरों को पकड़ लेती है और यामा एक पेड़ के ऊपर जाकर टकराता है। ये सब होने के बाद यामा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रॉबिन पर अपनी माउंटेन एक्स का यूज करके रॉबिन पर हमला कर देता है, लेकिन रॉबिन फिर से अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके उसकी आंखों को ढक देती है और उसकी आंखों को कवर करके उसकी उस खतरनाक ब्लेड वाली बेल्ट को उसके ऊपर ही यूज कर देती है, जिसकी वजह से यामा का पेट पूरी तरह से कट जाता है। इसके बाद रॉबिन यामा के बालों को पकड़ती है। तुमने उन खंडरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी कैसे? हाँ। और यामा की उंगलियों को तोड़ देती है और रॉबिन अपने हाथों से खाई की तरफ जाता हुआ एक रास्ता बनाती है और यामा को लुढ़काती हुई उस खाई से नीचे फेंक देती है और जब यामा नीचे गिर रहा होता है तो हवा में ही इसकी गर्दन को तोड़ देती है। रॉबिन बहुत ज्यादा ब्रूटल होती है और इसके बाद रॉबिन रिसर्च करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे खंडर होते हैं। जब रॉबिन यहाँ पर पहुंचती है तो इसे यहाँ पर कुछ अजीब लगता है। अगर ये आइलैंड जमीन पर से आया है तो यहाँ पर मिट्टी भी तो होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर तो सिर्फ बादल हैं। और रॉबिन को समझ में आ जाता है कि जब ये आइलैंड नीचे नीले समुद्र से इस बादल पर आया होगा तो सिर्फ ये वाला हिस्सा थोड़ा कम ऊपर आया होगा, इसका असली हिस्सा और पूरी की पूरी जमीन और मिट्टी इन बादलों के नीचे है। इसके बाद रॉबिन खंडर के अंदर जाती है और अपने चाकू का यूज करके बादलों को काटना शुरू कर देती है और नीचे देखकर इसे समझ में आ जाता है कि रॉबिन बिल्कुल सही थी, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बादलों के नीचे है। जब वो बादलों के नीचे जाती है तो इसे पता चलता है कि ऊपर से तो खंडर है लेकिन अंदर से यहाँ पर कुछ भी टूटा हुआ नहीं है। इसके बाद रॉबिन आगे बढ़ती है और इसे आगे एक रोशनी दिखाई देती है और जैसे ही आगे
आगे बढ़ती है तो इसे पता चलता है कि इसके सामने वही 1100 साल पुराना शहर शांडोरा है, यानी कि वही नोलैंड की कहानियों वाला शहर, सोने का शहर। और इसके बाद हम कामाकिरी को देखते हैं। कामाकिरी मिल्की रोड के रास्ते से जा रहा होता है एनेरू को मारने के लिए। मुझे बस उस बेल के ऊपर चढ़ना होगा। लगता है एनेरू मुझे ऊपर ही मिलेगा। पर आगे बढ़ते हुए अचानक से कामाकिरी रुक जाता है क्योंकि पीछे से एक आवाज आती है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एनेरू यहाँ पर बैठा होता है और इसने अभी अभी एक शांडियन को जिंदा जला दिया है। एनेरू कामाकिरी को देखकर कहता है, अरे अरे, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा गुस्से में हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। इन 5 मिनट में मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा और तुम्हारे पास हर वो मौका होगा मुझे मारने का। मैं ना ही तुम्हारे हमलों को डॉज करूंगा। अगर तुमने 5 मिनट में मुझे नहीं मारा तो 6ठे मिनट में मैं क्या करूंगा इसका अंदाजा तुम्हें हो जाएगा। ये सुनकर कामाकिरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ब्रह्म की तरह अपनी जेब में से एक बादल के पुल बनाने वाला डायल बाहर निकालता है और एनेरू की तरफ हवा में फेंक देता है और बादल के पुल का इस्तेमाल करके एनेरू पर हमला कर देता है। और यहाँ पर गोइंग मैरी के ऊपर सातोरी के दोनों भाई होतोरी और कोतोरी बेहोश पड़े सांजी और ऊसा पर हमला कर करके उनके साथ खेल रहे हैं। ये देखकर नामी से रहा नहीं जाता और उन पर हमला कर देती है। होतोरी अपने डायल का यूज करता है और नामी को लगता है कि ये एक इम्पैक्ट डायल है जिसकी वजह से इसकी मौत होने वाली है, पर ये कोई इम्पैक्ट डायल नहीं बल्कि एक फार्ट डायल होता है। हाँ, वही वाला। ये करने के बाद ये दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास बहुत सारे अजीब डायल्स हैं। स्काईनाइट इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन होतोरी इस बार सच में इम्पैक्ट डायल का यूज करता है और स्काईनाइट को शिप पर से उड़ा देता है। ये देखकर वापस से ये दोनों डांस करने लगते हैं। स्काईनाइट शिप से नीचे नहीं गिरा होता और होतोरी पर हमला करके इसे नीचे गिरा देता है और नामी भी एक साइक्लोन अटैक का यूज करके होतोरी पर हमला करके इसे दूर फेंक देती है। अब दोनों को हराने के बाद मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, मुझे यहाँ से जाना होगा। नामी को अपना एक ग्लव देता है, इसके अंदर इम्पैक्ट डायल लगा हुआ है बच्चे, मुसीबत आने पर इसे इस्तेमाल कर लेना। और तभी होतोरी शिप पर वापस आ जाता है, वो भी अपने फायर वाले डायल के साथ। नामी पानी के बुलबुलों को छोड़ती है उस आग को बुझाने के लिए जिसकी वजह से यहाँ पर भाप हो जाती है। स्काईनेट के द्वारा दिए गए ग्लव को पहन लेती है और होतोरी के ऊपर एक छलांग लगाती है और इसके चेहरे पर बैठकर इस पर इम्पैक्ट डायल का यूज करती है जिसकी वजह से यहाँ पर एक धमाका होता है और होतोरी फिर से दूर जाकर गिरता है। मेरी डिवाइन स्क्वाड की जान खतरे में है, एनेरू ने सभी को मार देगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। और पीरे के ऊपर बैठकर यहाँ से चला जाता है। रुक जाओ, सांची और यूसुफ को क्या होगा? इनकी हालत खराब है। लेकिन तभी नामी दिखती है कि सामने से कोई आ रहा है और वो है कॉनिस और पगाया। ये सभी लोग गोइंग मैरी के ऊपर आ जाते हैं। आइसिया नामी पर हमला कर देती है। मुझे हाथ मत लगाना, समझी ना? मैं एक स्टैंडियन हूँ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे ओ, ज्यादा बकवास की ना, ये इम्पैक्ट डायल छोड़ दूंगी तेरे ऊपर, तेरी हड्डियां तक नहीं दिखेंगी। और इस तरफ कामाकिरी और एनेरू। कामाकिरी ने अपना भाला एनेरू के सर के अंदर घुसा दिया है पर इससे एनेरू को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि कामाकिरी को ही अपने शरीर के अंदर बिजली महसूस होती है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। क्या हुआ तुम्हें? लगता है तुम मुझे हरा नहीं पा रहे। मैंने ना ही तुम्हारे अटैक को डॉज किया और ना ही तुम पर कोई हमला किया है। क्या सच में मैं तुम्हें नहीं हरा सकता क्या? और तुरंत अपनी जेब में से एक ब्रेथ डायल निकालता है और हवा की एक तेज तलवार को बनाकर एनेरू को बीच में से काट देता है। पर ये होने के बाद भी एनेरू बहुत एक क्रीपी स्माइल करता है। ये देखकर कामाकिरी बुरी तरह से डर जाता है और एक पेड़ के ऊपर से कूदकर यहाँ से भागने लगता है अपनी जान बचाकर। मुझे जल्दी से वाइपर के पास पहुंचना होगा और उसे बताना होगा लड़ाई का कोई फायदा नहीं, एनेरू को मारा नहीं जा सकता, ये एनेरू तो अमर है। लेकिन तभी एनेरू इसके सामने आ जाता है। तुम्हारा समय अब खत्म होता है, अब मेरी बारी है। और कामाकिरी के ऊपर 1 मिलियन वोल्ट की बिजली को गिरा देता है जिसकी वजह से कामाकिरी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। पर आइसिया के पास स्पेशल पावर्स होने की वजह से कामाकिरी की चीख को सुन पाती है। अब गिदात्सु को हराने के बाद चॉपर अब खजाने की तलाश में उस बड़ी सी बेल यानी कि जायंट जैक के ऊपर चढ़ने लगता है और जब चॉपर ऊपर पहुंच जाता है तो टूटे हुए खंडरों के साथ साथ इसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा डॉग दिखाई देता है और तभी इसकी नजर एक मरे हुए शांडियन पर जाती है जो कि बगल में लेटा हुआ था। चॉपर उसे देखकर घबरा जाता है, उसे लगता है कि ये सब कुछ इस डॉग ने किया है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, ये सब मैंने किया है और डॉग मेरा है। और ऊपर ओहम बैठा होता है और चॉपर को देखकर ओहम समझ जाता है कि चॉपर नीले समुद्र से आए हुए लोगों में से एक है। ओहम अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा इस जालिम और बेरहम दुनिया से। जानते हो कैसे? तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म करके। और ये सुनकर चॉपर बुरी तरह से घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए खंडरों के बीच में भागने लगता है। ओहम नीचे आता है। तुमने गिदात्सु को तो मार दिया क्योंकि वो 1 नंबर का बेवकूफ था, लेकिन मुझसे कैसे बचोगे? हाँ। और ओहम अपनी तलवार से बहुत दूर से ही हमला कर देता है और उसकी तलवार बिल्कुल किसी रस्सी की तरह है जिससे वो चॉपर को बीच में से ही काट देता है। और यहाँ पर अपर यार्ड में राखी अपनी बंदूक लेकर अपर यार्ड में दुश्मनों का सफाया कर रही है। लेकिन तभी वो देखती है कि किनारे पर कामाकिरी घायल पड़ा है। राखी कामाकिरी के पास जाती है। मेरी ये हालत एनेरू ने की है। मेरे पास वाइपर के लिए एक मैसेज है राखी, तुम्हें वाइपर को इसके बारे में बताना ही होगा। उसे बता दो जिससे हम लड़ाई कर रहे हैं वो कोई इंसान नहीं, एक शैतान है। वो पूरा बिजली का बना है, हम उसे मार नहीं सकते। वो एक सचमुच का भगवान है, वो अमर है। कामाकिरी की इस हालत को देखकर और इसकी ऐसी बातें सुनकर राखी बुरी तरह से घबरा जाती है और राखी कामाकिरी के द्वारा दिया गया मैसेज वाइपर तक पहुंचाने के लिए यहाँ से निकल जाती है। और इस तरफ आइसा रोते हुए नामी और कोनिस को बताती है कि उसके पास एक खास
शक्ति है जिसे मंत्र कहते हैं, और उस मंत्र की पावर का यूज करके ये बता सकती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मर रहे हैं धीरे धीरे करके, जिसमें शांडियन के कबीले के लोग भी मौजूद हैं। पर कॉनिस और नामी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शिप के ऊपर उसाप और सांजी बुरी तरह से घायल पड़े हैं। इसके बाद आइसिया खुद उस शिप से नीचे कूद जाती है। राकी भी वहीं पर गई है, मुझे उसको बचाना होगा। लेकिन तभी उसे रोकने के लिए नामी भी नीचे कूद जाती है और उसे पकड़ लेती है। चुप हो जाओ, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगी वहाँ पर। लेकिन आइसिया रोने लगती है और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है जिसकी वजह से चारों तरफ हलचल मच जाती है और सभी लोग डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। और ये सांप नामी और कॉनिस पर हमला कर देता है और तभी अपनी जान बचाने के लिए नामी उस वीवर को स्टार्ट कर देती है जो कि शिप के ऊपर पड़ा था और आइसिया को पीछे बिठाकर जंगल के अंदर आ जाती है जहाँ पर शांडियंस की लड़ाई चल रही है। और तभी वो सांप भी नामी का पीछा करते हुए जंगल के अंदर आ जाता है और यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जंगल में थोड़ी ही दूर पर जोरो एक चिड़िया से परेशान हो चुका है। आखिर कब तक तुम मेरा पीछा करते रहोगी? हाँ, तुमने मेरा खाना भी खा लिया। और तभी ये चिड़िया की नजर जोरो के बैग पर जाती है और इसे लगता है कि इसमें और भी खाना हो सकता है और जोरो का बैग चुरा कर हवा में उड़ जाती है। लेकिन अपने बैग को बचाने के लिए जोरो उसे कसकर पकड़ लेता है और चिड़िया के साथ साथ ही हवा में उड़ जाता है और जमीन पर जो सांप नामी का पीछा कर रहा था वो नामी को छोड़कर हवा में जोरो को देकर उस पर झपट्टा मार देता है। और ये चिड़िया उस सांप से बुरी तरह से डर जाती है और अपना वजन कम करने के लिए उस बैग और जोरो को छोड़ देती है। क्या तुम्हें अब खाना नहीं चाहिए, मतलब पंछी? और इधर एनेरू की तलाश में वाइपर उस बेल के ऊपर से जा रहा है और जब ऊपर पहुंच जाता है तो इसे यहाँ पर ओहम मिलता है। जरा बुलाओ अपने उस भगवान को, मैं उसे ही ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन ओहम इसे कोई भी जवाब नहीं देता है। ठीक है, मैं उस सिंहासन पर जाकर खुद ही उसे मार दूंगा। लेकिन तभी पेरे पर बैठकर स्काईनेट यहाँ पर आ जाता है और स्काईनेट चिल्लाकर कहता है, इसका कोई फायदा नहीं, ऊपर सब कुछ तबाह हो चुका है। भगवान के वो सिंहासन वाली जगह अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और ये सब एनेरू ने किया है क्योंकि अब उसे इस आइलैंड से कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए धीरे धीरे करके इस आइलैंड की बर्बादी करना शुरू कर चुका है। दोनों की बातों के बीच में अचानक से आसमान से जोरो गिरता है। जोरो खुद को संभालता है और कहता है, अरे यार आखिर ये सब चल क्या रहा है? और तभी ये बड़ा सा सांप भी जायंट जैक को चढ़कर यहाँ पर आ जाता है। अरे यार, इसी की कमी थी, तुम नीचे से आए हो लोग, हमें अपनी लड़ाई को लड़ने भी नहीं दे सकते। हाँ, और गुस्से में आकर अपनी बंदूक को जोरो के ऊपर चला देता है और यही बैकग्राउंड में पीछे स्काईनाइट और ओहम आपस में फाइट कर रहे हैं। जोरो उसकी बंदूक से बच जाता है और अपनी तलवारों से उस पर हमला कर देता है। लेकिन वाइपर अपने पैरों में लगे हथियार का यूज करके उसकी तलवार को रोक देता है और तभी लड़ाई के बीच में सबके ऊपर ये बड़ा सा सांप छलांग लगा देता है और जोरो पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जोरो इससे बचाता है। अरे यार, अब क्या ये भी लड़ाई करेगा? लेकिन तभी बोलते हुए अचानक से जोरो पर हमला हो जाता है और ये हमला किया है ओहम के डॉग ने। इसका नाम है होली और इसे मैंने ही ट्रेन किया है। और क्या तुम जानते हो, तुम्हें मारने के लिए अकेला ही काफी है। और इस तरफ जंगल में नामी और आइसिया मिल्की रोड के ऊपर बहुत तेजी से वीवर को लेकर जा रहे हैं क्योंकि उनके पीछे डिवाइन स्क्वाड के मेंबर्स पड़े हुए हैं। अरे यार, ये कौन है? ये भगवान के लिए काम करते हैं और इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और तभी आइसिया को मंत्र की वजह से जायंट जैक के ऊपर जो कुछ भी चल रहा होता है उसकी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऊपर कुछ लोग लड़ रहे हैं नामी, और शायद उनमें वाइपर भैया भी हैं। अगर ऐसी बात है तो वहीं पर चलते हैं। यहाँ पर ऊपर जोरो ओहम से फाइट करता हुआ अपनी बाईं ओर देखता है जहाँ पर उसे चॉपर मिलता है जो कि बुरी तरह से घायल है, जिसे देखकर जोरो हैरान रह जाता है और भागते हुए चॉपर के पास जाता है उसकी मदद के लिए। अरे चॉपर, ये तुम्हें क्या हो गया? यहाँ पर एक चाल है। और तभी यहाँ पर बहुत सारे कांटे आ जाते हैं जो कि जोरो को लग जाते हैं। लेकिन जोरो फिर भी हार नहीं मानता, चॉपर को उठाता है। चॉपर, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी जाग जाओ। वाइपर और ओहम जोरो को चॉपर को ऐसे उठाते हुए देख रहे हैं। उस जानवर को मैंने ही मारा है, लगता है अब तुम उसका बदला लेने वाले हो। अभी मेरे हाथों से किसी की मौत होने वाली है। और ओहम अपनी तलवार से जोरो पर हमला करता है जिसकी वजह से जोरो बुरी तरह से घायल हो जाता है और जोरो के सीने में से खून आना शुरू हो जाता है। ये क्या था? मैं नीले समुद्र के लोगों से लड़ाई करना पसंद नहीं करता हूँ, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। जानते हो, ये तलवार आयरन क्लाउड से बनी है और इसके नीचे एक डायल भी लगा हुआ है जो कि तुम्हारी साधारण तलवारों से बहुत ज्यादा एडवांस है। और तभी जोरो को बहुत सारे लोगों के कदमों की आहट सुनाई देती है और जोरो पीछे मुड़कर देखता है कि जायंट जैक को चढ़कर बहुत सारे डिवाइन स्क्वाड के मेंबर्स आ चुके हैं यहाँ पर ओहम का साथ देने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे शांडियंस भी यहाँ पर आ जाते हैं वाइपर की हेल्प करने के लिए। और तभी नामी भी यहाँ पर आ जाती है अपने पीछे बहुत सारे डिवाइन स्क्वाड के मेंबर्स को लेकर और जोरो और वाइपर इस डिवाइन स्क्वाड वाले मेंबर्स पर हमला कर देते हैं और नामी की जान बचाते हैं। नामी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आइसिया, तुम इस नीले समुद्र वाले लोगों के साथ क्या कर रही हो? लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। अभी मैं बताता हूँ। आइसिया, उससे दूर हट जाओ, अब मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। और नामी के ऊपर अपनी बंदूक को चला देता है। लेकिन वाइपर के कहने के बावजूद आइसिया नामी को नहीं छोड़ती है। लेकिन इससे पहले कि ये बंदूक इन दोनों को हिट करती, स्काईनाइट यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों की जान बचाकर इन्हें हवा में उड़ा देता है। लेकिन तभी ये बड़ा सा सांप यहाँ पर आता है और स्काईनाइट पीरे आइसिया और नामी को खा जाता है। जोरो और वाइपर ये देखकर बहुत जोर से चिल्लाते हैं, पर मौके का फायदा उठाकर ओहम और उसका डॉग जोरो और वाइपर पर हमला करके इन्हें घायल कर देते हैं। ये देखकर शांडियंस को बहुत गुस्सा आ जाता है और सभी लोग ओहम पर हमला कर देते हैं। पर ओहम का अकेला डॉग ही इन सभी शांडियंस पर भारी पड़ता है और इन सभी को एक एक पंच मारकर इन सभी को दूर फेंक देता है। और इसके बाद ओहम अपने डॉग को जायंट जैक के आसपास घूमने का ऑर्डर देता है और किनारों के ऊपर गोल गोल भागने लगता है और अपने डॉग के साथ मिलकर इस आइलैंड के आसपास एक बहुत बड़ा कवच बनाता है आयरन क्लाउड का, ताकि कोई भी यहाँ से बाहर ना जा सके। ओहम और सभी डिवाइन स्क्वाड के मेंबर्स कहते हैं, अब जो कुछ भी होगा इसके अंदर ही होगा। और तभी वाइपर खड़ा होता है और उस डिवाइन स्क्वाड के मेंबर पर हमला करता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, जो कुछ भी होगा इधर ही होगा। जोरो अपने मन में सोचता है कि कैसे भी करके नामी को बचाना ही होगा और ठीक ऐसा ही वाइपर आइसिया के बारे में सोचता है। लेकिन तभी जायंट जैक को चढ़कर राकी भी यहाँ पर आ जाती है और राकी आते ही वाइपर को आवाज लगाती है, वाइपर! ये आवाज तो जानी पहचानी है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो हमारे टक्कर का नहीं
नहीं है, हमें इस लड़ाई को रोकना होगा वाइपर। और वाइपर अचानक से अपनी बंदूक को छोड़कर राकी के पास जाता है। राकी, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अपने पीछे देखो, वो तुम्हें मार देगा। राकी अपने पीछे देखती है और देखती है कि इसके पीछे एनरू खड़ा होता है। एनरू इसे देखकर कहता है, शायद तुम मेरे बारे में ही बातें कर रही थी, है ना? अब आखिर ये क्या भला है? वाइपर कसकर उस कवच को पकड़ लेता है। अगर तुमने राकी को छुआ भी तो तुम देख लेना मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। और यहाँ पर एनरू के सामने राकी एकदम थम जाती है। राकी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब इसे क्या करना चाहिए। राकी के हाथ में एक राइफल होती है और उसे एनरू पर चला देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। वो गोलियां एनरू की बॉडी के आर पार चली जाती हैं। ये नहीं हो सकता। राकी को कामाकिरी की वही बातें याद आती हैं कि ये बंदा बिजली का बना है जिसे ये लोग कभी मार नहीं सकते। एनरू सचमुच का एक भगवान है और ये बंदा अमर है। वाइपर की ऐसी हालत को देखकर एक डिवाइन स्क्वाड के मेंबर को उस पर हमला करने का एक मौका मिल जाता है और वाइपर की पीठ के ऊपर हाथ रख के वाइपर पर 3 से 4 इम्पैक्ट अटैक्स करता है। वाइपर के मुंह से खून आने लगता है, लेकिन फिर भी वाइपर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। उसे बस राकी की चिंता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर बचपन में वाइपर राकी को बताता है कि वो जो जमीन का टुकड़ा है अपर यार्ड, वो इनका है और इनके पूर्वज ने उसे खो दिया था, लेकिन ये सभी लोग मिलकर साथ में उसे लेकर ही रहेंगे। और तभी वाइपर अपनी यादों से भर आता है और अपने सामने राकी को देखता है जहाँ पर राकी एनरू के सामने खड़ी है। और तभी एनरू राकी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से राकी बहुत जोर से चिल्लाती है।